हाँ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कॉलम्स लॉ की। क्लियर। तो कॉलम्स लॉ क्या कहता है? कॉलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू stationary point charge separated by a finite distance is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि क्वेश्चन कॉलम्स लॉ सेम टू सेम वर्क करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाले लॉ से। न्यूटन का जो 9th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम टू सेम यहाँ पर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ किसके लिए होगा? ये ऑब्जेक्ट कौन से हो गए? यहाँ पर चार्ज हो गए। वहाँ ऑब्जेक्ट मास वाले थे, यहाँ पर चार्ज वाले थे। ठीक है ना। तो बात करते हैं किसकी? कॉलम्स लॉ की। कॉलम्स लॉ कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। तो बात करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर अब ये जो पॉइंट कहा है इसने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। ठीक है ना, यहाँ तक। यानी कि जो फोर्स लग रहा है, पहले तो मैं आपको दो चार्ज बता दूं। एक चार्ज हमारे पास Q1 है एंड एक चार्ज हमारे पास Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। तो तब इनके बीच में दो फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। अब वो चाहे पॉजिटिव हो, अगर दोनों के बीच में क्या रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। वो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। मैं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं दोनों सेम चार्ज ले रहा हूँ, है ना। एक Q1 और एक Q2 है यहाँ पर। ठीक है। अब फोर्स क्या होगा? देखिए पहला स्टेप क्या कह रहा है वो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, Q1 एंड Q2, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को का एक साथ मिलाने पर क्या मिलेगा हमें? ऑन कंबाइनिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और इसके बाद देखिए ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं हम तो एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है ना। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना। अच्छा, इस के की वैल्यू क्या होती है वो हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है ना। वो लेकिन अब फिलहाल हमें तुम्हें रिकॉल कराते हैं यहाँ पर हल्का सा कि के की वैल्यू क्या होती है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है ना। ये आपकी के की वैल्यू होती है। अगर हम इसको और सही तरीके से लिख दें तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। ये था आपका कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिटेक्ट कराता है। ठीक है ना। यानी कि ये सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को फाइंड करने वाला फॉर्मूला ही कॉलम्स लॉ कहलाता है। क्लियर। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज क्यों कहा गया है। ठीक है। जब दो चार्जेस की डायमेंशन का कोई जिक्र ना हो तो वहां पर वो चार्जेस क्या कहलाएंगे? पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। यहाँ पर Q1 और Q2 की कोई डायमेंशन नहीं बताई गई है। जब डायमेंशन नहीं बताई गई है तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे? एज अ पॉइंट चार्ज। क्लियर। ये था हमारा कॉलम्स लॉ के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फिलहाल इतना ही।